चलिए आज हम देखेंगे सीएसएस मार्जिन। सीएसएस का बॉर्डर वाला पार्ट हमने पहले ही देख लिया था। और सीएसएस मार्जिन में चार मार्जिन होते हैं, टॉप डाउन, राइट और लेफ्ट, या टॉप बॉटम, राइट और लेफ्ट। सो जब हम भी कोई सीएसएस डिजाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वेबसाइट के अंतर्गत जितने भी पेज हैं सब हमारे आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल कहने का अर्थ यह है कि भाई सबका जो ऊपर से है और नीचे से, दाएं से बाएं से, ये हमारी मार्जिन सबके लिए सेम हो, ताकि हम अलग अलग पेज पे जाएं तो डिसिमिलरिटी ना दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। सो दिस वन इज अ सीएसएस मार्जिन। और सीएसएस मार्जिन में हमारा क्या है कि चार मार्जिन है इंडिविजुअल साइड्स पे। कि मार्जिन टॉप क्या होगा, मार्जिन मार्जिन राइट क्या होगा, मार्जिन बॉटम क्या होगा हमारा, और मार्जिन लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये चार मार्जिन हमें सेट करने पड़ते हैं। सो हियर यहाँ पे देखो, ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। ऑटो मीन्स द ब्राउजर कैलकुलेट द मार्जिन। When we use keyword auto, then this means browser calculate itself what will be the margin of four sites. दूसरा है लेंथ। जब भी हम लेंथ यूज करेंगे then it will specify a margin in pixels, या फिर पॉइंट, या फिर सेंटीमीटर, या फिर अनदर कोई भी चीज जो हम डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि परसेंटेज क्या डिफाइन करता है। सो परसेंटेज स्पेसिफाई अ मार्जिन इन परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। और इनहेरिट क्या काम करेगा, दैट विल स्पेसिफाई द मार्जिन दैट शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ, ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल एक प्रोग्राम बनाता हूं, मैं सीधे आ जाता हूं हम लोग नोटपैड पे, एंड आई विल शेयर यू नोटपैड। इस नोटपैड पे मैं एक नॉर्मल अभी एक पेज डिजाइन कर रहा हूँ, दैट इज द HTML। वी क्लोज दैट टैग, HTML टैग। Inside the HTML we take a tag head. Inside the tag we take title of the page, and title, suppose I write the name of the title is margin. Again we close the title and we close the head. Now we take our program body, and all the business logic should be written inside the program body. ठीक है, अब मैं CSS या तो हेड के अंदर बना लूं या फिर CSS बॉडी के अंदर बना लूं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम में ही CSS बनाता हूं तो या तो मैं हेड के अंदर CSS बनाऊं या फिर बॉडी के अंदर CSS बनाऊं, जहां पे हमारी इच्छा कर रही है। तो सपोज करिए कि मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को डिफाइन कर लेते हैं। सो सपोज करिए मैं पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का आप लोग जानते हैं टैग क्या होता है, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं सारी चीजें डिफाइन कर रहा हूँ जो टॉप हमारे चारों मार्जिन होते हैं। मीन्स टॉप का मार्जिन क्या होगा, बॉटम का क्या होगा, राइट का क्या होगा, लेफ्ट का क्या होगा, ये मार्जिन मैं डिसाइड करना चाहता हूँ CSS में। सो हम जो आगे अपने प्रोग्राम में पैराग्राफ बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना ही लेता हूँ। सो P I, हाउ आर यू, लिखा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, एंड ऑल्सो फाइन। ये सारे हमने पैराग्राफ के अंतर्गत लिखे हैं और पैराग्राफ को हमने फिर से क्लोज कर दिया और सभी लाइन को हमने ब्रेक कर लिया। सो वी यूज अ कीवर्ड br, we use a keyword br to break the line, and we also use the keyword br to break the line. So ये हमारा एक पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ के अंदर हमने सारी चीजें लिख दी। फाइन,
अब मैं इस पैराग्राफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कि आई वांट टू से दैट कि मार्जिन जो होगा वो हमारा टॉप का क्या होगा। सो मार्जिन डैश टॉप कॉलम। अब इसकी वैल्यू दें, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी वैल्यू दें तो सपोज दैट वी राइट 100 पिक्सेल्स semicolon. Again we give second values and second properties. So margin टॉप का हो गया, अब हमारा बॉटम का क्या होगा। सो मार्जिन डैश बॉटम कॉलम, इसकी वैल्यू कितना देना चाहते हैं, लाइक एज मैंने कर्सिव दे दिया 100 पिक्सेल्स सेमी कॉलम। फिर तीसरा मार्जिन राइट कॉलम और इसकी वैल्यू लाइक एज वी गिव 150 पिक्सेल्स सेमी कॉलम। अगेन चौथा मार्जिन मार्जिन डैश बचा हमारा लेफ्ट, so we give the value of left with the help of column, or suppose that we give 80 pixels semicolon। तो यहाँ पे मैं मार्जिन डिफाइन कर रहा हूँ, दिस वन इज द मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ, कि हमारा टॉप से क्या होगा, बॉटम से क्या होगा, राइट से क्या होगा और लेफ्ट से क्या होगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप मार्जिन HTML सेव कर दिया। और सेव करने के बाद हम चलते हैं कि अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। लिखा मार्जिन सेव कर, यस। ठीक है, नाउ जब हमने अपने आउटपुट को शेयर किया, सो ये हमारा दिख रहा है। गूगल क्रोम को हमने शेयर किया तो ये हमारा आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो भी पैराग्राफ का हमने CSS डिफाइन किया हुआ है वो हमारा एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स ये हमारा CSS तो हुआ ही नहीं, हमारे प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट ही नहीं हुआ। जो हमने प्रोग्राम अभी लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने CSS डिफाइन किया है ये तो इनबिल्ट ही नहीं हुआ। सो एनीवन, क्या कमी रह गई? सर स्टाइल टैग। स्टाइल टैग कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं स्टाइल टैग? सर हेड के अंदर। हेड के अंदर? हमेशा हेड के अंदर ही लगेगा? सर उसके बाहर भी लग सकता है, मतलब बॉडी के ऊपर होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको शो करता हूँ कहीं पे भी, जहां यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि हमारा टाइटल कहाँ पे लगा, सॉरी जो हमारा स्टाइल है वो कहाँ पे लगेगा, जहां से मैं अपना CSS स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं CSS ये बनाया, अब इस CSS को इंक्लूड करने के लिए वी यूज अ स्टाइल टैग। या तो वो बॉडी के अंदर अगर हम बना रहे हैं तो बॉडी के अंदर ही जो भी हमारी CSS वाली लाइन होगी वो स्टाइल के अंदर होगी। अगर मैं हेड के अंदर बना रहा हूँ तो इस हेड के अंदर पहले स्टाइल टैग ओपन होगा, देन CSS की लाइनें लेके जाएंगी, देन स्टाइल टैग क्लोज होगा, देन हेड टैग क्लोज होगा। तो हम स्टाइल टैग अगर लिखना भूल जाए तो हमारा काम नहीं होगा। अब आ जाते हैं, तो देखिए ये आपका आउटपुट है आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर एडिंग स्टाइल टैग। और आप लोग देख लीजिए सबका हमारा ले लिया, जो भी मार्जिन हमने रखा था वो हमारा मार्जिन यहाँ पे ले लिया। अगर मैं मार्जिन को चेंज करता हूँ, जैसे मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ इनपुट की को, इसको मैंने कर दिया कि 200, बॉटम को भी कर दिया 200, राइट को भी कर दिया 450, लेफ्ट को कर दिया 280, और इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद जो आपका आउटपुट स्क्रीन है ये प्रीवियस हमारा है। अभी जैसे मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा तो ये मार्जिन अपने अब
जो भी हमने कोडिंग में चेंज किया है उसके हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो अब मैं जितना भी पेज बनाता रहूंगा या जितनी भी लाइनें लिखता रहूंगा, वो लाइनें हमारे इसी हिसाब से आती रहेंगी। क्लियर? क्लियर? चलिए, ये हमारा पैराग्राफ का था। अब इसी तरीके से अगर सपोज करिए कि मैं लाइन के लिए लिखना चाहता हूं, ठीक है, लाइन के लिए लिखना चाहता हूं या टेबल के लिए लिखना चाहता हूं या किसी हेडिंग के लिए लिखना चाहता हूं, तो फिर से हम यहाँ पे हेडिंग के लिए अलग सीएसएस बनाएंगे और उस जो सीएसएस बनेगा, जो भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू देंगे, वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू हमारा हेडिंग के लिए भी फॉलो करेगा। नाउ व्हाट इज सीएसएस पैडिंग? अब हमारा ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मार्जिन। नाउ मार्जिन के बाद आता है हमारा सीएसएस पैडिंग। सो सीएसएस पैडिंग क्या होता है? पैडिंग हम यूज करते हैं टू क्रिएट स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स कंटेंट। पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस around the element contents inside of any defined border. Like as कि CSS padding property are used to generate space around an element content inside any defined border. जैसे कि आपका पैडिंग है इंडिविजुअल सीट के लिए, सो CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज, चार पैडिंग अगेन जिस तरीके से आपके चार ऊपर वाले थे, उसी तरीके से आपकी पैडिंग चार होंगी चारों साइड में, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, एंड द यूज ऑफ दिस पैडिंग ऑल द सेम, जिस तरीके से हम लोग मार्जिन यूज करते थे, अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम प्रॉपर सेम स्टाइल वी यूज पैडिंग। तो अगर मैं कोडिंग में चलूं, तो जहां पे हमने मार्जिन लिखा हुआ है हर जगह पे मैं पैडिंग लिख दे रहा हूं। पैडिंग टॉप, फिर पैडिंग बॉटम, अगेन पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, तो जहां पे भी हमने मार्जिन लिखा था उस जगह पे हमने पैडिंग लिख दिया, और पैडिंग के साथ वही वैल्यू हमारी एसोसिएट है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा, इसको हमने सेव किया, अब प्रोग्राम को हमने रन किया, सो दिस वन इज नो शेयर दिस वन। अब आप लोगों का काम क्या है कि जो आपका चौथा असाइनमेंट है, सभी लोग नोट कर लें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, पहला क्वेश्चन है आपके फोर्थ ट्यूटोरियल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग? ठीक, so this one is the padding concept. There are four padding: padding top, padding right, padding bottom and padding left. Here if the padding property has four values, like as a padding हमने लिखा 25 पिक्सल, 50, 75 और 100 पिक्सल्स, then this means this one, first one stand for the top padding, second one stand for right, third one is bottom and fourth one is the left. मीन्स एक साइकिल बनाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो टॉप, टॉप के बाद हमारा फिर से आया राइट, राइट के बाद आएगा बॉटम, बॉटम के बाद आएगा हमारा लेफ्ट। तो एक हमारा सर्कुलर साइकिल बनेगा। तो उस साइकिल को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप पैडिंग का सीरियल क्रम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ये आपका साइकिल, ठीक है। अब ये किस तरीके से चल रहा है इस पर ध्यान देना है। तो अगर आप पहले टॉप पे हैं
तो टॉप से आप आए राइट साइड में, राइट साइड से आए आप बॉटम पे, और बॉटम से आए आप लेफ्ट पे। यही इसका हमारा सीक्वेंस होता है पैडिंग का। ठीक, सो सिंपली हम अगर इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिख दें पैडिंग, और पैडिंग के बाद 25, 50, 75, 100, तो भी हमारी वैल्यू कंसिडर कर लेगा। कि अगर हम अलग अलग नहीं लिख करके सिंगल लाइन में लिख देते हैं, सो दिस वन इज टॉप 25 पिक्सेल्स, देन राइट 50 पिक्सेल्स, बॉटम 75 पिक्सेल्स, एंड लेफ्ट 100 पिक्सेल्स। और अगर ये 4 की जगह पे केवल 3 ही वैल्यू है, so if the padding property has 3 values, like as a 25 pixel, 50, 75, then top padding is a 25, right and left are 50, and bottom is a 75. ठीक है, तो अगर आपके पास 3 वैल्यूज है, तो बीच वाला हमारा राइट के लिए होता है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट के लिए भी हो जाएगा। सो टॉप पैडिंग इज 25, right and the left 50, and the bottom is 75. अगर हमारा पैडिंग केवल 2 वैल्यूज रख रहा है, देन टॉप और बॉटम के लिए हमारा पहला वाला, और राइट एंड लेफ्ट के लिए हमारा दूसरा वाला। ठीक, अगर 4 रख रहा है तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर केवल 3 वैल्यूज रख रहा है तो टॉप पहला, दूसरा वाला जो है वो राइट और लेफ्ट के लिए, और तीसरा वाला बॉटम के लिए। अगर केवल 2 वैल्यूज रख रहा है, then top and bottom for first values, right and left for the second values. And this one is the example. We simply write padding 25 pixels, 50 pixels means 25 pixels for top and bottom, and 50 pixels for right and left. I think this should be clear. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करें। Anyone? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अगला टॉपिक शुरू किया जाए। ओके, अब ये हमारा नॉर्मल सीएसएस या ओल्ड सीएसएस की कहानी हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद आएंगे हम एडवांस सीएसएस कॉन्सेप्ट पे। एडवांस सीएसएस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते ही हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, और 4th यूनिट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो अभी नियर अबाउट 50% आपका सीएसएस का कंप्लीट हुआ। अब आज अभी के बाद से जितना भी हम चीज देखेंगे वो सारे हमारे एडवांस सीएसएस में आएंगे। तो एडवांस सीएसएस में सबसे पहली चीज है हमारी एडवांस सीएसएस में जो फर्स्ट थिंग है दैट इज द राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर, ठीक है। तो राउंडेड कॉर्नर मीन्स क्या? अगर मैं राउंडेड कॉर्नर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई कॉर्नर ले रहा हूं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि राउंडेड कॉर्नर के लिए जो भी हम बॉर्डर लेंगे उस बॉर्डर का रेडियस, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर उसमें हम कॉर्नर का रेडियस डाल देते थे तो जो भी हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन के आता था या जो भी बॉर्डर बन के आता था तो वो सारा हमारा राउंडेड हो जाता था। अब हमें वही चीज देखना है एडवांस में
तो राउंडेड कॉर्नर के लिए सबसे पहली चीज की मैं एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। नोटपैड से आइए, तो फर्स्ट HTML, क्लोज HTML, हेड, ठीक है, मैं हेड के अंदर ही कर रहा हूं, तो हेड के अंदर फिर हम हेड को बंद कर देंगे और हेड के अंदर ही मैं CSS बना रहा हूं। So to define a CSS, we use tag name as a style. तो स्टाइल हमने ओपन किया और स्टाइल को हमने बंद किया। ना इस स्टाइल के लिए मैं डिफरेंट यूजर डिफाइंड टैग बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले मैं एक यूजर डिफाइंड टैग बनाया कि कॉर्नर, ठीक, कॉर्नर नाम का यूजर टैग बना रहा हूं। तो कॉर्नर, ठीक, और अगर मैं कई सारे कॉर्नर बनाऊं तो उसमें हमें हर एक को डिफाइन कर, लाइक ऐसा कि मैं पहला कॉर्नर बना रहा हूं कॉर्नर 1 और इसके अंदर की सारी चीजों को मैं डिफाइन करूंगा। तो इस यूजर डिफाइंड टैग को लेने के लिए वी यूज अ सिंबल कॉल्ड हैश, उसके बाद कॉर्नर्स, और इसके अंदर हमें जो भी कॉर्नर ले, लाइक एज जो भी हम बॉर्डर ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि हमें बॉर्डर का रेडियस क्या है। सो बॉर्डर का रेडियस, ठीक, दिस वन इज द प्रॉपर्टी कॉलन, उसके बाद वैल्यूज, लाइक एज वैल्यूज वी राइट 25 पिक्सेल्स, सेमीकोलन। अगेन व्हाट विल बी द बैकग्राउंड, जो भी हमारी इच्छा कर रहे हैं, जैसा हम डिजाइन चाह रहा है, तो मेरे मन में जो जो चीजें आ रहा है मैं वहां पे लिख रहा हूँ। जाके अगली प्रॉपर्टी मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, लाइक एज वी से दैट बैकग्राउंड रेड, ठीक है। अगला मैं सोच रहा हूँ कि पैडिंग क्या होना चाहिए, PADDING पैडिंग, तो बोल दिया कि भाई पैडिंग हमारा जो है वो 30 पिक्सेल्स होना चाहिए, फिर सेमीकोलन। विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, तो विड्थ मैंने बोल दिया कि भाई 200 पिक्सेल्स, सेमीकोलन। हाइट कितना होना चाहिए, तो बोल दिया कि भाई होना चाहिए 100 पिक्सेल्स। तो इतनी सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दिया CSS के अंदर, मीन्स एक हमने टैग बनाया जिसमें कॉर्नर हमने डिफाइन किया। अब इसको हम यूज करते हैं HTML हेड, हेड बंद हो गया, अब हमारा बॉडी शुरू हुआ और बॉडी के अंदर ही हम अपना HTML का कोड लिखते हैं। बॉडी को हमने क्लोज किया, इसके अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी पैराग्राफ मैं लिखना चाह रहा हूं, तो पैराग्राफ लिखने के लिए वी यूज टैग P, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया राउंडेड कॉर्नर, और इस पैराग्राफ को हमने कर दिया क्लोज, क्लोज कर दिया, ठीक है। बट अभी ये हमारा जो भी हमने कॉर्नर्स 1 नाम का एक टैग बनाया हुआ है CSS को, उसमें उस टैग को हमने इस पैराग्राफ के साथ एसोसिएट नहीं किया। एसोसिएट करने के लिए इसी पैराग्राफ के अंदर भी क्रिएट आईडी, और इस आईडी की वैल्यूज को जो हमने कॉर्नर डिफाइन किया हुआ है उसको रखना पड़ेगा।
सो आईडी की वैल्यू क्या होगी जो हमने बनाया हुआ है, CORNERS 1। ठीक, नाउ दिस कॉर्नर्स 1 CSS will be associated with the paragraph। फाइन, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो शेयर आउटपुट। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारा एक पैराग्राफ लिखा था राउंडेड कॉर्नर, और उसके लिए जो भी हमने वैल्यूज डिफाइन की थी, लाइक एज ए विड्थ कितना होना चाहिए 200 पिक्सेल्स, हाइट कितना होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, राउंड का कॉर्नर कितना होना चाहिए, तो हमने 25 पिक्सेल्स लिखा था। ठीक है, तो इसी ये सारी चीजें हमारी हो गई। अच्छा, इसमें मैं एक नया चीज दिखाना ये चाह रहा हूँ, पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे चले। यस सर, समझ गया। आ गया? अरे इतने सारे लोग हो यार, 15 बच्चे जुड़े हुए हैं और आया केवल एक ही को। चलिए, मैं अगर विड्थ और हाइट दोनों 100 ले लूं, ठीक है, और कॉर्नर को मैं कर दूं 50 पिक्सेल्स, 50 पिक्सेल्स, सेव कर दिया। आउटपुट स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पुराना था, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए आपका कॉर्नर आपका घटता हुआ चला गया। ठीक है, घटता हुआ चला गया, और इसको मैं इतना घटा दूंगा कि ये जस्ट लाइक एज ए सर्किल दिखाई देगा आपको। तो मैं कोड में चेंज कर रहा हूं, और कोड में ही चेंज करते करते आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि रेडियस अगर मैंने 100 कर दिया, सेव किया, तो ये आपका देखिए हो गया। हमने रेडियस को क्या किया, जितना विड्थ और हाइट लिया 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स, और मैंने रेडियस भी 100 ही ले लिया, तो आपका ये अब क्या हो गया, इतना कॉर्नर बन गया कि पूरा का पूरा हमें सर्किल दिखने लगा। ठीक है, सर प्लीज इसकी एक बार कोडिंग दिखाइए। देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर का रेडियस कितना लिया, 100 पिक्सेल्स, विड्थ कितना लिया 100, और हाइट कितना लिया था 100। ठीक है, इसको मैं 1000 ले लेता हूँ। हाँ, जो पैडिंग मतलब हाँ, 30 पिक्सल मतलब लिए हैं, उसका तो वहाँ कोई वो नहीं पड़ा ना। अभी दिखाता हूँ। अभी मैं 1000 ले लिया, रेडियस भी 1000, विड्थ और हाइट भी 1000। इसको मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं आउटपुट स्क्रीन पे चलता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो पूरा का पूरा सर्किल आया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कोड, ये जो आप पैडिंग बोल रहे थे इसको मैं बोल दिया 300, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ दिखा? अभी नहीं सर, नहीं दिखा? अभी अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा दिखा। हाँ सर, अभी दिख रहा है। इसमें ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है बस। हाँ, चलो मैं थोड़ा अब आउटपुट स्क्रीन ही देखते रहो। मैं 30 का 3 कर दे रहा हूँ, 3 करके मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करना। ठीक है, यस सर। कितना स्पेस ले रहा है, पैडिंग का मतलब कितना स्पेस ले रहा है। अभी ये 3 पिक्सल पे है, अब 3 की जगह मैं 30 पिक्सल्स लेकर के इसको सेव कर दिया, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो फिर से बड़ा हो गया। यस सर। ठीक है, सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं, कॉर्नर। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्नर। बात क्लियर? यस सर।
ना कि अब ये कॉर्नर में जैसे आप लोग देख रहे हो, इस कॉर्नर में आप लोग देख रहे हो कि भाई रेडियस दिया गया, बैकग्राउंड कलर दिया गया, पैडिंग दिया गया, विड्थ दिया गया और हाइट दिया गया। अब मैं दूसरा कोई और प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूं जिसमें रेडियस हो, बैकग्राउंड ना हो। बैकग्राउंड की जगह पे आप ले भी सकते हैं, नहीं आपकी जो जो इच्छा है वो ले सकते हैं। लाइक मेरी इच्छा कर रही है बॉर्डर लेने की, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो बॉर्डर भी ले सकते हैं। मीन्स बॉर्डर के साथ क्या क्या एसोसिएट करना पड़ेगा, आप बॉर्डर कितने पिक्सेल्स का लेना चाह रहे हैं और कैसा बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, डैशेज लेना चाह रहे हैं, डॉटेड लेना चाह रहे हैं, सॉलिड लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें ऐड करेंगे। इमेज लेना चाह रहे हैं, तो इमेज लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड का यूआरएल एसोसिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने जिज्ञासावश जितना आपको लगता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके उस चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे, आप कितना समय स्पेंड कर रहे हैं और कितना R&D कर रहे हैं। जितना करेंगे उतनी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।